नमः सर्वेभ्यः। आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। पुनः 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहले हमने आपको 12वीं कक्षा के जो आपकी पुस्तक चलती है विजेत्री, उसमें जो भी पाठ थे वो सारे के सारे आपको हमने अच्छे से बताए थे। बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने बताने की पूरी कोशिश की थी। आशा करते हैं आपने वो सारे के सारे देखे होंगे और आपको अच्छे से उसका लाभ मिला होगा। आज हम यहाँ पर आपको व्याकरण का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों का बार बार ये सवाल था कि सर हमें और कुछ बताइए, कौन सा टॉपिक आप पढ़ाओगे। विद्यार्थी कह रहे थे कि सर व्याकरण स्टार्ट करिए, कुछ विद्यार्थी साहित्य के लिए बोल रहे थे। हालांकि हमने अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए साहित्य के PDF नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। जिनको भी नहीं मिले हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिनको भी नोट्स चाहिए PDF के रूप में संस्कृत साहित्य का, अलंकार का, छंद का, इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, उनके भी हम अभी PDF नोट्स बना रहे हैं। जैसे ही बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर आपको व्याकरण का टॉपिक बताने वाले हैं। आपको पता है कि जो व्याकरण का टॉपिक है आपका 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, वो आपके कुल मिला के 12 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। यानी 12 नंबर आपके व्याकरण के हैं। अब 12 नंबर भी कम नहीं होते हैं दोस्तों। कहते हैं कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटाः, अर्थात बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक या आधा आधा नंबर भी बहुत ही कीमती होता है। तो यहाँ पर व्याकरण जो है 12 नंबर का है। तो इसमें 12 नंबर का जो व्याकरण है आपके, इसमें मुख्य 3 आपके टॉपिक चलते हैं। तो जिसमें आपके सबसे पहले एक तो है संधि, एक टॉपिक का नाम तो आपका संधि है, और एक है आपका यहाँ पर समासः, एक टॉपिक समासः हो गया, और एक टॉपिक आपका कारक है, ठीक है। ऐसे करके आपके 3 टॉपिक हुए दोस्तों। तो पहला टॉपिक का नाम आपका हो जाएगा, एक तो संधि का टॉपिक हो गया, एक समास का टॉपिक हो गया, एक कारक का टॉपिक हो गया। संधि आपके 4 नंबर की आनी है, समास भी आपका 4 नंबर का है, कारक भी आपके 4 नंबर का है। कुल मिलाकर के आपके व्याकरण के जो आपके पूरे नंबर मिलाकर के 12 हो जाते हैं। तो अब इनमें आपको हमने संधि का टॉपिक पूरा कंप्लीट बता दिया है, ठीक है दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें आप ढूंढिए 12वीं कक्षा विजेत्री पुस्तक, आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिलेगी। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। उनको आप देखिए अच्छे से, एक एक वीडियो को देखिए। प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट करिए। तो ऐसे करके संधि का टॉपिक हमारा हो जाता है, यानी 4 नंबर का टॉपिक हमने आपको पहले ही बता दिया था। यदि कोई भी उसमें दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करिए। उसके आधार पर हम, यदि लगेगा कि आपको आवश्यकता है, तो हम पुनः एक बार और भी बता सकते हैं। आज हम समास के टॉपिक की बात करेंगे बच्चों। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो समास का टॉपिक रहेगा। ये भी 4 नंबर का है, और समास का टॉपिक जैसे ही पूरा हो जाएगा उसके बाद में कारक का टॉपिक आपका चलेगा। इसके बाद में आपके जो रचनात्मक कार्य का एक टॉपिक है, जो कि 10 नंबर का मैटर आपका आता है रचनात्मक कार्य का, उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें कुछ 1-2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे। अपठित अवबोधन वाला टॉपिक है, एक पठित अवबोधन है। मतलब जो भी रहेगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। और एक आपका साहित्य का रहेगा, जिसमें आपके संस्कृत साहित्य का इतिहास, लौकिक और वैदिक सारा होता है, वो आपका टॉपिक रहेगा, तो उसको भी हम आपको बता देंगे। और एक आपका अनुवाद कार्य का टॉपिक रहेगा, वो हम आपको बताएंगे। तो ऐसे करके कुल मिलाकर के हम इस चैनल पर आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी। और जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे उसमें भी आपको समय समय पर आपको इसकी जानकारी मिलेगी, और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो भी सब यहाँ पर उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो बिना किसी और अतिरिक्त भूमिका के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं समास का टॉपिक दोस्तों। हाँ, समास का टॉपिक आप सब जानते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समास और कारक और संधि, ये तीनों ही टॉपिक जो हैं बहुत ही खास टॉपिक हैं। आपको पता है कि व्याकरण जब तक आपको नहीं आएगी, आप किसी भी भाषा को नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। यदि किसी भाषा को आप समझना चाहते हैं, उसका बोध करना चाहते हैं, अच्छे से उसको जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले व्याकरण समझनी होती है, चाहे वो भाषा कोई भी हो सकती है। तो अभी हम संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं, और आपकी जो संस्कृत साहित्यम जो पुस्तक है विजेत्री 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए,
उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आए दोस्तों। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। हम आपको बता रहे हैं समास। तो यहाँ पर देखेंगे आप समास है, जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन पट्ट पर समास। अब देखो सबसे पहले जिसमें आपको ये बताते हैं कि भाई सवाल कैसे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, तो बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर आपको किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में सवाल आपके 2-3 तरह से आ सकते हैं। एक तो सवाल आ सकता है कि समास किसे कहते हैं, या फिर आपके सवाल आ सकता है कि समास कितने प्रकार का होता है, या फिर आ सकता है समास विग्रह करो, या फिर आपको कोई भी उदाहरण दे करके उसको समस्त पद बनाने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे करके 3 या 4 प्रकार से आपके समास के सवाल बन सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ आपको हम बताएंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास होता क्या है। ठीक है ना। तो समास क्या होता है, इसके लिए आपने एक प्रसिद्ध परिभाषा पढ़ी होगी समास की, बहुत ही छोटी सी है, सम सनम समासः। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, जहाँ भी आपने समास के बारे में पढ़ा होगा संस्कृत के अंदर, तो ये परिभाषा आपने ज़रूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, सम सनम समासः। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। सम सनम समासः का मतलब होता है बच्चों, बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम, यानी बहुत सारे पदों के मिलने पर एक पद हो जाना, या फिर संक्षिप्तीकरणम समासः, ऐसा भी इसका मतलब हो सकता है। या फिर इसका मतलब हो सकता है बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम, यानी बहुत सारे पदों के मिलाने पर एक पद बन जाना समास कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे करके सम सनम समासः ये आपका मतलब हो गया। एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये समास का सूत्र है, समास की परिभाषा है। यदि आप के एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाए कि समासः क समास क्या है, तो आपने सम सनम समासः ऐसा लिखा, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी लिख सकते हो, बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम समासः, ये भी आपका ठीक है। इसके अलावा और भी लिख सकते हो संक्षिप्तीकरणम समासः, ये भी ठीक है। इसके अलावा और भी लिख सकते हो परस्पर अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समासः, यानी परस्पर अन्वित पदों का एकत्रीकरण करना भी समास कहलाता है, यानी एक जगह करना समास कहलाता है। तो ऐसे करके दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि समास की अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आपको समास समझ में आया होगा कि बहुत सारे पदों को जब मिला दिया जाता है तो जो एक समस्त पद बनता है वो समास युक्त पद होता है। वो समस्त पद जो होगा वो आपका समास कहलाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के सीधा सीधा अर्थ आप ये समझिए कि जैसे आपने संधि पढ़ी थी, संधि में वर्णों का मेल होता है, उसी प्रकार यहाँ समास के अंदर पदों का मेल होता है। और पद क्या होता है, सार्थक शब्द को पद कहा जाता है, जिसकी पद संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा आपकी या तो आपके सुप प्रत्यय लगने से होती है या तिङंत प्रत्यय लगने से होती है। सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। तो कोई भी पद जब आपस में परस्पर मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक पद, ठीक है, परस्पर अन्वित या पदों के मध्य में विद्यमान विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। तो अब तक आपने समझा कि समास किसे कहते हैं। तो सम सनम समासः आपको याद रखना है। इसका मतलब आपको हमने बताया कि बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम, या परस्पर अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समासः, या फिर संक्षिप्तीकरणम समासः। अच्छे से सुनोगे तो जरूर याद रहेगा, एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया समास क्या होता है। अब मान लो समास जो आपका शब्द दिख रहा है, उस समास शब्द की हम यदि व्युत्पत्ति करें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसमें एक तो सम उपसर्ग है। देखिए सम, तो सम तो आपको उपसर्ग दिख रहा होगा इसमें, और इसके अलावा सम के अलावा अस आपको एक इसमें धातु है, असु प्रक्षेपणे धातु है। तो सम से अस धातु है और इसमें आपका घय प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय, घय प्रत्यय। अब सम उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय है इसमें, यानी सम तो उपसर्ग हो गया, अस धातु हो गई और घय प्रत्यय हो गया। इन सबको यदि मिलाते हैं तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा समास। ठीक है, इस प्रकार से तीनों को मिलाने पर आपका जो शब्द बनता है वो बनता है समास है। ठीक है, तो सम उपसर्ग मिल जाएगा, अस मिल जाएगा, और घय प्रत्यय जो है यित होने के कारण आपकी वृद्धि हो जाएगी, तो आस बन जाएगा, और सम में आस जगह समास बन जाएगा। फिर उसके बाद में आपको पता है कि जब ये कार्य हो जाएगा उसके बाद में आपके यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि जो घय प्रत्यय होता है वो घय प्रत्यय जिस भी धातु आदि में लगता है उसको पुल्लिंग बना देता है, यानी कि वो पुल्लिंग बन जाते हैं शब्द।
तो समासः ऐसा आपका रूप बन जाता है। तो ये तो हो गई एक छोटी सी सामान्य सी बात समास के परिचय के विषय में। अब हम बात करते हैं आगे समास में। जैसे आपने संधि में पढ़ा होगा, संधि विच्छेद होता है, ठीक है ना। समास से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हमें समझ लेना होगा। तो एक तो आपको ध्यान में ये रखना है कि परस्पर संबद्ध पदों के मध्य में, ठीक है, जो परस्पर पद आपस में मिलते हैं उनके मध्य में विद्यमान जो विभक्ति आदि हैं, ठीक है, जो विभक्ति आदि हैं उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है। जो विभक्ति आदि होंगी उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। एक पद का बनाया जाना समास है। फिर विभक्ति आदि का लोप कर देंगे, उसके बाद में जो एक पद बनेगा वही आपका समास है। या फिर आप समझ सकते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक पदों को एक ही पद में समाविष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक पद जो हैं उनको एक ही पद में समाविष्ट कर दिया जाता है, ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे मान लो एक पद राज्ञः है, दूसरा आपका पुरुष है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे राजपुरुषः। क्या लिखेंगे? राजपुरुषः। तो आप इसको लिखेंगे राजपुरुषः। तो अब ये आपका एक पद बन गया, कंप्लीट। बना के नहीं बना? ये एक पद आपका हो जाता है। तो हम यही बता रहे हैं आपको कि इसमें दो या दो से अधिक पदों को एक ही पद में समाविष्ट कर दिया जाता है। तो हमने राज्ञः और पुरुषः दो पद थे, उनको एक ही पद में समाविष्ट कर दिया और हमने कहा राजपुरुषः। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ रखना होता है कि ऐसा करते समय यहाँ पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ यहाँ राज्ञः पुरुषः का है वही का वही अर्थ आपका राजपुरुषः का भी निकलता है। यही समास की विशेषता है, यानी अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें विशेष बात है। दो पदों में प्रथम जो पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं राज्ञः, ये आपका पूर्व पद कहलाता है। इसके बाद में जो बाद में आपको दिख रहा है पुरुषः, इसको उत्तर पद कहते हैं। तो एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं समास से जुड़ी हुई, ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम समास का आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, इनकी समझ आपको होनी चाहिए। एग्जाम में किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। अब इसके एक आता है, जैसे आपने संधि में पढ़ा होगा संधि विच्छेद होता है, उसी प्रकार से समास में आपने समास विग्रह पढ़ा होगा। अब विग्रह की बात करें तो विग्रह होता क्या है दोस्तों? तो विग्रह को आपको समझना है कि समास किए हुए पद के अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह कहते हैं, ठीक है। यानी समास किए हुए पद के अर्थ को बताने के लिए, जैसे मान लो हमने एक शब्द है आपके पास राजपुरुषः, ठीक है। अब राजपुरुषः जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ हमें समझना है। तो अर्थ को समझाने के लिए, अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे हम विग्रह कहेंगे। तो हम इसको समझाने के लिए एक वाक्य बनाएंगे आपको कि राजपुरुष होता क्या है। तो हमने इसको समझाने के लिए एक वाक्य बनाया जिससे कि आपको वो समझ में आ जाए। तो हमने कहा राजपुरुष का मतलब राज्ञः पुरुषः। तो हमने ऐसा एक वाक्य बनाया। अब ये जो वाक्य बनाया है यही आपका क्या होता है? समास विग्रह। इसी को हम विग्रह कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इसी को विग्रह कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विग्रह कौन सा होता है और विग्रह क्या होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आगे ये समझना है कि जो विग्रह हमने अभी देखा है वो विग्रह दो प्रकार का होता है बच्चों। यहाँ से भी सवाल आपका बन जाता है कि दो प्रकार के विग्रह कौन कौन से होते हैं, या समास विग्रह कितने प्रकार का होता है। तो समास विग्रह बच्चों दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान सा है। एक तो होता है आपका लौकिक विग्रह, एक तो होता है लौकिक विग्रह, ठीक है, और एक होता है आपका अलौकिक विग्रह, ठीक। एक तो होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। बहुत ही आसान सा है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो अब इसमें हम ये जानेंगे कि भाई लौकिक विग्रह कौन सा होता है और अलौकिक विग्रह कौन सा होता है। हालांकि आप पहले से जानते होंगे, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है, फिर भी आपको हम बताएंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को हो सकता है कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, तो वो सब कन्फ्यूजन दूर हो आपका, यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानेंगे लौकिक विग्रह क्या है। तो लौकिक विग्रह क्या है इसको आप समझते हैं। तो देखिए, लौकिक विग्रह होता है जो लौकिक भाषा में प्रचलित शब्द समूह होता है, उसी को लौकिक विग्रह कहते हैं। यानी जो लौकिक भाषा के अंदर प्रचलित शब्द समूह होगा उसी को लौकिक विग्रह कहा जाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः,
ठीक है। अब ये जो आपका राज्ञः पुरुषः एक शब्द समूह है, ये हमारा लोक में प्रचलित है, ये लौकिक भाषा में चलता है, हम लोक में इसका प्रयोग करते हैं, इसी को तो हम लौकिक विग्रह कहते हैं दोस्तों। अच्छा, अलौकिक विग्रह कौन सा होगा फिर दोस्तों? लौकिक विग्रह तो आप समझ चुके हैं, अब अलौकिक विग्रह क्या होता है इसको भी बताते हैं। नाम से पता लग रहा है कि जो लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं होता है वो आपका अलौकिक विग्रह होता है, यानी प्रत्यादि का उल्लेख करके जो विग्रह किया जाता है, यानी जिसके अंदर प्रत्यादि का उल्लेख किया जाता है, जो लोक में प्रचलित नहीं होता है, वो विग्रह आपका अलौकिक विग्रह होता है। मतलब सीधा सा ये हुआ कि इसको जैसे आप विग्रह करोगे, जैसे राज्ञः पुरुषः है, अब जो विग्रह आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो विभक्तियां लगी हुई हैं, उन विभक्तियों को यदि आप बाहर निकाल देते हैं तो आपका जो विग्रह बनेगा वही विग्रह आपका कहलाएगा अलौकिक विग्रह। ये आप शायद समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से हमने इस बात को आपको समझा रहे हैं कि जो विग्रह आप जहाँ करेंगे, जैसे राज्ञः पुरुषः है, इसमें जो विभक्तियाँ लगी हुई हैं तो विभक्तियों को आप निकालेंगे। सबसे पहले राज्ञः जो शब्द है इसमें आपको मूल शब्द ढूंढना है, तो आपका राजन शब्द है, तो राजन, ठीक है, ये आपका राजन हो गया। अब इसमें जो विभक्ति लगी हुई है षष्ठी विभक्ति का रूप है, ये षष्ठी विभक्ति इसमें लगी हुई है, तो षष्ठी में आपका कौन सा प्रत्यय लगता है वो आपको इसमें से निकालना है, तो नश प्रत्यय लगता है। ऐसे आपको ये याद रखना है, सुपादि प्रत्यय होते हैं, जैसे सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम विष्णेभ्याम विष्णशिभ्याम व्यसंग सुप, ये आपके सब के सब क्या हैं, सुपादि प्रत्यय हैं। इन्हीं से जो शब्द है वो आपका शब्द बनता है, शब्द रूप इन्हीं से बनते हैं आपके। जैसे सु है तो सु लगाया तो से बचा, से का विसर्ग हुआ था, रामः बना, ऐसे आपके शब्द रूप चलते हैं। ये हम अलग से किसी दिन अलग से और बता देंगे। तो हमने इसमें से अलग किया तो राजन नश हुआ। ऐसे आप पुरुष में जो विभक्ति लग रही है उसको अलग करेंगे, तो शब्द है आपका पुरुषः और इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो आपका सु आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये सु जो है वो सुप है, हालांकि तो बाद में सु रह जाता है और सु में से भी आपका ऊ चला जाए तो से रह जाता है, से का विसर्ग हो जाता है, फिर आपका पुरुषः बन जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप देख रहे हैं राजन नश पुरुष सु, ठीक है। अब ये जो विग्रह बना है आपका ये वाला, ये विग्रह अलौकिक विग्रह है दोस्तों। अच्छा, आप बताइए ऐसा विग्रह आपने कभी भी प्रयोग में होते हुए देखा है क्या? जैसे हमने कहा राज पुरुष आ रहा है, तो हम इसको राज्ञः पुरुषः भी कह सकते हैं, राज पुरुषः आगच्छति भी कह सकते हैं, राज्ञः पुरुषः आगच्छति भी कह सकते हैं। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि राजन नश पुरुष सु आगच्छति? ऐसा कभी प्रयोग में नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये लौकिक में ऐसा प्रयोग होता ही नहीं है, इसीलिए ये लौकिक विग्रह है ही नहीं, तो ये अलौकिक विग्रह हुआ। अब आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक हम आपको समझा चुके हैं कि भाई समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, विग्रह कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के विग्रह होते हैं, समास की क्या परिभाषा होती है, ये सब बात आप समझ चुके होंगे, अच्छे से आपको याद रहेगा ये सब। अब आगे हम देखेंगे, अब जो हमारा सवाल आ सकता है वो आ सकता है समासः कतिधा, यानी समास कितने प्रकार का होता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको प्रश्न है ये, समासः कतिधा यानी समास कितने प्रकार का होता है। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि समास 4 प्रकार का होता है, कोई कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं, समास के 4 प्रकार होते हैं, कोई कहता है 5 प्रकार होते हैं, कोई 6 प्रकार बताता है, कोई 7 प्रकार बताता है। आज आपको इस बात को क्लियर अच्छे से समझना है कि जो समास की हम बात कर रहे हैं वो समास आखिर कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है समासः पंचधा, बस एक ही बात आपको याद रखनी है, समास के 5 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, यानी समास आपका 5 प्रकार का होता है। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको समझ लेने हैं। एक तो होता है आपका केवल समास, केवल समास, एक तो आपका कौन सा होता है? केवल समास होता है। इसके बाद में एक होता है अव्ययीभाव समास, ठीक है। 2 हो गए, एक तो केवल समास, एक अव्ययीभाव समास, और एक होता है तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद में एक होता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है ना, द्वंद्व समास हो गया। अब इसके बाद में एक समास होता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। ऐसे करके आपके जो समास हैं वो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे करके 5 समास हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कर्मधारय का नाम तो आया ही नहीं, द्विगु का नाम तो आया ही नहीं। आपका सोचना भी सही है,
लेकिन दोस्तों उनका नाम अलग से इसलिए नहीं आया क्योंकि द्विगु समास और कर्मधारय समास ये दोनों के दोनों समास तत्पुरुष के भेद हैं, इसीलिए उनको मुख्य समासों के अंदर उनको नहीं गिना जाता है। जब समास के मुख्य भेदों की बात की जाती है तो उनकी यहाँ पर गिनती नहीं की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो भेद हैं, मुख्य नहीं हैं वो। तो मुख्य समास की बात है, समास कितने प्रकार के हैं, तो आपको 5 ही प्रकार याद रखने, केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि समास आपके कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है समास 5 होते हैं, 5 प्रकार के आपके समास होते हैं, ठीक है ना। तो अब 5 प्रकार के नाम आपको हमने बता दिए और 5 प्रकार क्यों होते हैं ये भी आपको हमने बता दिया। अब आगे हम देखते हैं आपके जो पुस्तक में आपको जो दे रखे हैं समास, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं आपकी पुस्तक में कौन कौन से समास चलते हैं पुस्तक की तरफ, देखते हैं पुस्तक में क्या। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम समास के टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, पुस्तक के अंदर हम पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हालांकि इसमें वही कुछ लिखा है जो हमने आपको बताया था, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। देखिए समसनम समासा लिखा हुआ है, अर्थवा लिखा हुआ आगे एक अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है, ठीक है। आगे लिख रहा है अर्थार्थ यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायते, जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं तदा स समासः इति कथ्यते, तब वह समास कहलाता है। सम उपसर्ग पूर्वकात् अस धातो घई प्रत्यय कृते समासः इति शब्दों निष्पद्यते, ये भी हम बता चुके हैं कि सम उपसर्ग और अस धातु और घय प्रत्यय करने पर समास शब्द बनता है। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरणम, ये भी आपको हम बता चुके हैं। इसके बाद में आपको बताया समास कितने हैं, तो समासः पंचधा आपको लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो यहाँ जो आगे आपको हम बता रहे हैं पुस्तक में लिखा हुआ है, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपका सवाल एग्जाम में आ चुका है और आने वाला है, ठीक है। यानी कि जैसे आपके जो समास के 5 भेद हैं उनकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, वहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। जैसे आपका प्रश्न आ सकता है केवल समासः क, यानी केवल समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः क, या प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान समास कौन सा होता है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान समास कौन सा होता है, या फिर पूछ सकते हैं प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान समास कौन सा होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा प्रथमा, यानी विशेष संज्ञा से जो विनिर्मुक्त है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी संज्ञा नहीं होती है, उसका नाम होता है केवल समास। क्या होता है उसका नाम? केवल समास, ठीक है ना। उसमें किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं होती है, केवल उसमें समास पाया जाता है, इसलिए उसका नाम केवल समास है। ये आप समझ गए होंगे और इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे आगे, अभी तो सिर्फ परिभाषा बता रहे हैं। विशेष संज्ञा से जो मुक्त होता है उसका नाम केवल समास है, ये प्रथम हो गया। इसके बाद में आगे लिख रहा है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावो द्वितीय समासः। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान जिसमें होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी हमने कहा कि जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला जो पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो जिसके अंदर पहला वाला जो पद होगा वो यदि प्रधान होता है तो उसको हम कहते हैं अव्ययीभाव समास, ठीक। आगे लिखा हुआ है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समासः तृतीय समासः, यानी जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी प्राय उत्तर पद प्रधान जो समास होगा वो तत्पुरुष कहलाएगा। यानी इसमें बाद वाला जो पद है वो इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः एक शब्द है, तो इसमें राज्ञः और पुरुषा में पुरुष शब्द जो है ये आपका बाद वाला है, तो ये इसमें क्या होगा? प्रधान होगा, तभी ये आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान समास तत्पुरुष समासः भवति। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है फिर तत्पुरुष भेदाः कर्मधार्यः, तत्पुरुष का भेद कर्मधार्य है और कर्मधार्य भेदो द्विगु, और कर्मधार्य का भेद द्विगु है। तो कुल मिलाकर के तत्पुरुष के भेद हो गए कर्मधार्य और द्विगु, यानी कि तत्पुरुष का भेद कर्मधार्य और कर्मधार्य का भेद द्विगु है। इनके बारे में भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आगे लिख रहा है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि चतुर्थ,
समासः। यानी इसका मतलब हो गया कि प्राय अन्य पद जिसमें प्रधान होता हो वो बहुब्रीहि समास होता है, यानी जिसमें तीसरा पद प्रधान होता हो, न तो पूर्व पद प्रधान होता हो न ही उत्तर पद प्रधान होता हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदरः, दशाननः, ऐसा इसमें अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा कोई, ठीक है ना। 10 हैं मुख जिसके ऐसा वह, लंबा है उदर जिसका ऐसा वह, जो तीसरा अर्थ देगा। यानी ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी हमारे देवता हैं उनके जितने भी पर्यायवाची हैं लगभग सभी में बहुब्रीहि समास ही होता है, क्योंकि उनका सबका अन्य पद प्रधान होता है उनमें, जैसे नीलकंठः, ठीक है। इस प्रकार से आगे है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः समासः द्वंद्व समासः, जिसमें उभय पद प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान होते हों, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। ऐसे करके 5 प्रकार के समास हैं। ये 5 प्रकार के समासों की परिभाषा है, तो आपको याद रखनी है ये, क्योंकि यहाँ से आपका सीधा सीधा प्रश्न बनता है और बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको केवल समास। अब हम समास के एक एक भेद के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक भेद को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका नंबर आ रहा है केवल समास का, ठीक है। केवल समास हम देखेंगे कि ये आखिर होता क्या है केवल समास। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है केवल समास का। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं केवल समास क्या होता है। तो केवल समास के बारे में कुछ जानकारी है, वो आपको पहले तो हम बता देते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये केवल समास है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है वो आपको समझना है बस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब समास तो किया जाता है, ठीक है, यानी जब समास तो किया जाता है परंतु उसकी शास्त्र में कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई हो तो उसे केवल समास कहा जाता है, ठीक है। दोबारा से समझ लो, यानी कि जब समास तो किया जाएगा किंतु उसमें कोई शास्त्र के अंदर कोई भी विशेष संज्ञा नहीं होगी, उसमें केवल समास कहलाएगा। जैसे मान लो हमने अव्ययीभाव समास में आपसे कहा कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में हमने तत्पुरुष में कहा कि उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में हमने कहा कि अन्य पद प्रधान होता है, ऐसी कोई संज्ञा नहीं दी जाएगी उसमें, तो वहाँ पर कोई विशेष संज्ञा वहाँ पर नहीं दी जाएगी, तो वो केवल समास कहलाता है। यह समास सह सुपा या इसके योग विभाग द्वारा ही संपन्न होता है, मतलब सुपों के साथ होता है। जैसे पूर्वम भूतो भूतपूर्वः, यहाँ पर ससुपा से समास हुआ है परंतु उसका कोई यहाँ पर विशेष नाम नहीं रखा गया, केवल समास तो हो गया। एक तरफ सुप है दूसरी तरफ भी सुप है, तो दोनों में समास तो हो जाएगा, पूर्वम भूतो भूतपूर्वः ऐसा रूप तो बन जाएगा, लेकिन वहाँ कोई विशेष संज्ञा का नाम नहीं दिया गया है, तो अतः यहाँ पर केवल समास ही कहा जाएगा। इसी समास का प्राचीन नाम सुप सुपा समास भी होता है, सुप सुपा समास भी कहलाता है। यह नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें एक सुबंत दूसरे सुबंत के साथ में विशेष नाम के बिना ही समास हो जाता है या समास को प्राप्त हो जाता है। यानी एक समास यानी एक सुबंत हुआ फिर दूसरे सुबंत के साथ में मिल जाता है, लेकिन उनमें कोई विशेष वहाँ पर उनका नाम नहीं दिया जाता है, तो ऐसे समास को हम कहेंगे सुप सुपा समास या केवल समास। उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें, केवल प्रसिद्ध 2 ही उदाहरण हैं इसके। एक तो है इसमें आपका पूर्वम भूतोः भूतपूर्वः, पूर्वम भूतोः भूतपूर्वः, और एक उदाहरण है आपका इसमें बागर्था विवः। कौन सा उदाहरण है? बागर्था विवः। उदाहरण तो बहुत, एक तो हो गया कि पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, एक हो गया बागर्थौ एव बागर्था विवः। यहाँ कोई विशेष संज्ञा का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए केवल समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये केवल सामान्य सी बात आपको समझनी है कि केवल समास क्या होता है। तो हम समझते हैं कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण समास है आपका अव्ययीभाव समास। चलिए अव्ययीभाव समास को हम समझते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अव्ययीभाव समास। दूसरे नंबर का आपका समास रहेगा अव्ययीभाव समास, बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। देखिए अव्ययीभाव समास आप पुस्तक में देख रहे हैं, अव्ययीभाव समासः। अब इसको हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अव्ययीभाव समास होता क्या है और इसमें क्या महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे यहाँ लिख रहा है आपकी पुस्तक के अंदर कि यदा विभक्ति इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम अव्ययम पदम सुबंतेन स नित्यम समस्यते तदा असौ अव्ययीभाव समासः भवति अथवा इदमत्र अवगंतव्यम। ठीक है, मतलब हुआ क्या है, इसमें एक सूत्र है आपका, बहुत बड़ा सूत्र है।
हालांकि इस पुस्तक में दिया नहीं है, केवल उसमें से आपको कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आपको यहाँ बताया गया है। इसका एक सूत्र है, सूत्र आपका इस प्रकार से है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धिर यथाभावात् यासम प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये सूत्र है बच्चों, कोई मंत्र या गीत नहीं है, ये सूत्र है। क्या है? ये सूत्र है। अब इस सूत्र के आधार पर ही आपकी पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि यदा विभक्ति इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम अव्ययम पदम सुबंतेन स नित्यम समस्यते तदा असौ अव्ययीभाव समासो भवति, यानी वह अव्ययीभाव समास होता है। मतलब ये है सीधा सीधा कि जहाँ पर विभक्ति समीप आदि अर्थों में अव्यय पद का समास किसी भी समर्थ पद के साथ हो जाता है। ठीक है, सुबंतेन से किसी भी अव्यय पद सुबंतेन सुबंत के साथ में नित्य समस्यते, वहाँ नित्य समास होता है, तदा असौ अव्ययीभाव समासा भवति, तो वह नित्य अव्ययीभाव समास होता है। अथवा इदमत्र गंतव्यम, अथवा यह जानना चाहिए। मतलब समझ गए आप? कहने का मतलब है कि इसमें कुछ आपके शब्द हैं अव्यय, उनके अर्थों में ये आपका समास होता है, तो ये आपका मतलब हो जाता है। या इसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं जो लिखे हुए नीचे आपको, ये भी आपको समझना है। लिखा है कि अस्य समासस्य प्रथम शब्दाः अव्ययम द्वितीयश्च संज्ञा शब्दो भवति, यानी इसमें पहला जो शब्द होगा वो आपका अव्यय शब्द होगा, ये पहचान है आपकी। तो ऐसे समास की पहचान कैसे करेंगे आप? तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो आपका प्रथम शब्द होगा वो अव्यय होगा और द्वितीय जो होगा वो संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है अव्यय शब्दार्थस्य अर्थात पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति, यानी इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, जो पहला पद होता है उसकी यहाँ पर प्रधानता होती है। इसके बाद में है समासस्य पदद्वयम मिलित्वा अव्ययम भवति, यानी समास के जो दो पद होंगे वो मिल करके अव्यय हो जाते हैं, यानी दोनों पद मिल जाएंगे, उसके बाद में अव्यय बन जाएगा वो पूरा का पूरा शब्द। अव्यय बनने से फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बच्चों। जब अव्यय बन जाएगा शब्द तो उसका कभी भी रूप नहीं चलता है। हम जानते हैं कि अव्यय का रूप नहीं चलेगा, तो अव्यय का कोई वचन विभक्ति आदि में रूप नहीं चलता है, इसलिए अव्यय बनने के बाद में वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके अलावा नीचे लिख रहा है अव्ययीभाव समासः नपुंसक लिंगस्य एक वचनी भवति, अव्ययीभाव समास जो है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में ही होता है। ऐसे करके इसमें कुछ महत्वपूर्ण और छोटी छोटी बातें हैं जो अभी आपने देखी। इसके अलावा और भी आपको ध्यान में रखना है, इस समास में प्राय पूर्व पद प्रधान होता है, प्राय इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अव्ययीभाव समास में जो समास में निष्पन्न पद होगा वो अव्यय कहलाएगा। यहाँ पर बना हुआ रूप नपुंसक भी हो जाता है, यानी नपुंसक लिंग में वो बदल जाता है। इसके अलावा अव्यय बन जाने से, जब अव्यय पद हो जाएगा उसके बन जाने से क्या होगा फिर वो आपको समझना है। यानी जैसे ही आप दोनों पदों को मिला दोगे तो अव्यय बन जाएगा, उसके बाद में जो स्थित आपका जो सु आदि है, यानी जो विभक्तियाँ आदि रहेंगी उनका लोप हो जाएगा। यानी जैसे ही आप अव्यय बना दोगे तो विभक्तियों का लोप हो जाएगा। अभी हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी है, अव्ययीभाव समास में ह्रस्व अकारांत शब्द से विभक्तियों का लोप नहीं होकर के उसके स्थान पर अम हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये हुआ कि जब आप अव्ययीभाव समास करोगे तो उसके अंदर आपको देखना है, यदि ऐसा कोई शब्द है जिसके अंत में ह्रस्व अकार है तो वहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं करना, बल्कि उसमें अम कर देना। विभक्ति को विभक्ति के स्थान पर क्या कर देना, आपको अम कर देना है। इसके अलावा अव्ययीभाव समास में बना हुआ जो आपका पद है, यदि वो दीर्घ स्वरांत वाला है, यदि उसके अंत में दीर्घ स्वर है, अभी आपको उदाहरणों में बताएंगे हम, यदि दीर्घ स्वर है तो उसको ह्रस्व बना देना है। ठीक है, ऐसे करके इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो तो पूरी हो चुकी हैं। अब हम उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कुछ आपके अव्यय पद होंगे, उनके साथ में आपका समास होगा। हमने आपको बताया कि विभक्ति समीप आदि अर्थों में अव्यय पद का समास किसी भी समर्थ पद के साथ में हो जाता है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना होगा एक तो कि कौन सा अव्यय पद है जिसके साथ में समास होगा, और उसको वो जो अव्यय पद है वो किस अर्थ में होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अव्यय पद, इधर तो अव्यय पद रहेंगे यहाँ पर, तो इधर की तरफ, और एक तरफ आपका रहेगा यहाँ पर अव्यय का अर्थ, यानी किस अर्थ में वो अव्यय जो है वो प्रयोग में होगा।
ठीक है। और यहाँ पर आपका विग्रह रहेगा और यहाँ पर आपका समास युक्त पद रहेगा। जब समास हो जाएगा उसके बाद में जो पद बनेगा वो आपका यहाँ रहेगा, वो आपका समस्त पद होगा। आप ये मान लो कि ये जितने भी उदाहरण आपको हम बता रहे हैं इनसे बाहर आपका एग्जाम में एक भी उदाहरण नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन ये आपको याद रहने चाहिए, तो आपका सवाल समास का गलत नहीं होगा। बस ऐसे ही आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं एक एक उदाहरण को। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पर उदाहरण लिख रहा है हरऊ इति। ठीक है, हरऊ इति ये विग्रह है दोस्तों। क्या है ये? विग्रह है। अब इसमें विग्रह में आपने देखा होगा कि यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है हरऊ इति, यानी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का रूप है हरऊ। जब हरि शब्द आप बोलोगे तो सप्तमी में एक वचन में आपका हरऊ ऐसा रूप आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका प्रयोग होगा, यहाँ पर अव्यय होगा अधि का प्रयोग, यानी अधि अव्यय का हम प्रयोग करेंगे और ये जो होगा वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होगा और इसका जो प्रयोग होगा वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इधर तो आपका हरि जो शब्द है उसका मूल शब्द हरि हो जाएगा और इधर आपका अधि है, तो अधि और हरि को मिलाए तो अधि हरि हो गया और फिर आपका विभक्तियों का लोप हो जाएगा, तो अधि हरि ऐसा आपको दिखेगा। तो अब आपके सामने आया कि अधि हरि जो पद है उसमें कौन सा समास है, तो उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको विग्रह याद रखना हरऊ इति, इसमें आपका अव्यय पद अधि का प्रयोग होता है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि विभक्ति समीप आदि अर्थों में अव्यय पद का समास किसी भी समर्थ पद के साथ में हो जाता है। तो यहाँ पर हम हरि शब्द का समास करेंगे किसके साथ में? अधि अव्यय के साथ में। और किस अर्थ में करेंगे? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरा उदाहरण है आपका वो है कृष्णस्य समीपम। क्या उदाहरण है? कृष्णस्य समीपम। अब यहाँ पर देखेंगे कृष्णस्य समीपम। अब यहाँ पर समीप जो शब्द है उसके लिए आपका यहाँ अव्यय जो होगा वो प्रयोग में आएगा, वो है उप। कौन सा अव्यय आएगा? उप अव्यय। देखो यहाँ पर उप अव्यय का प्रयोग करेंगे और जो उप अव्यय होगा वो आपका समीप अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में होता है? समीप अव्यय। तो यहाँ पर कृष्ण से समीपम में कृष्ण, एक तो कृष्ण शब्द है और समीप जो है उसके स्थान पर हो जाएगा उप। क्या हो जाएगा? उप। ठीक है ना, तो यहाँ बन जाएगा उप और कृष्ण, उप और कृष्ण। अभी हमने इससे पहले एक उदाहरण, एक नियम बताया था हमने कि जब आप समास कर लोगे उसके बाद में जो समास युक्त शब्द बनेगा, जैसे उपकृष्ण बना, यदि उसके अंत में ह्रस्व अकारांत है, वो यदि ह्रस्व अकार उसके अंत में है तो वहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं करना है बल्कि उसको अम कर देना है। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होगा बल्कि विभक्ति के स्थान पर अम हो जाएगा। जो सु आएगा उस सु के स्थान पर यहाँ पर अम हो जाएगा। तो आप अम जोड़ दोगे किस में? उपकृष्ण में, तो बन जाएगा उपकृष्णम, इसलिए उपकृष्णम बना। आप तो ये देख लें जितने भी उदाहरण हैं उनके अंत में यदि किसी भी उदाहरण के अंत में ए आ रहा है, उसके अंत में यदि जिस उदाहरण के अंत में अ आ रहा है तो वहाँ पर आपको अम मिलेगा। आप उदाहरण एक एक चेक कर लेना, बस यही पहचान आपको ध्यान में रखनी है। और यदि दीर्घ स्वर आ जाता है तो ह्रस्व उसको बनाना है, उसको आप ह्रस्व कर देना। ठीक है ना। अब आगे देखो, ये हो गया। इसके बाद में है आपका मद्राणाम समृद्धि। मद्राणाम समृद्धि यानी मद्र लोगों की समृद्धि। ठीक है, मद्र लोगों की समृद्धि। तो ये कृष्ण से समीपम तो समझ गए होंगे आप। कृष्ण से समीपम का अर्थ होता है कृष्ण के पास में। अब इसके अलावा और भी आप उदाहरण बना सकते हो, जैसे रामस से समीपम है तो उपरामम बन जाएगा, बालकस से समीपम है तो उपबालकम बन जाएगा। कितने भी उदाहरण आप बना सकते हो, उदाहरण नहीं, तरीका ये का ही रहेगा। ऐसे आपको यहाँ बनाना है मद्राणाम समृद्धि, तो ये समृद्धि के अर्थ में है और सु अव्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ समृद्धि के अर्थ में सु अव्यय का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर सु आ जाएगा और इधर मद्र आ जाएगा। अब मद्र में भी आपको पता है कि अ आ रहा है अंत में, तो यहाँ भी अम हो जाएगा, तो सु मद्रम बन जाएगा। ऐसे आपका यवना नाम वैरिद्धि, यानी यवन जो लोग हैं उनकी दुर्गति। ठीक है, तो यवन जो लोग हैं उनकी दुर्गति, तो यहाँ पर दुर उपसर्ग का प्रयोग होगा और दुर्गति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा दुर और यवन। तो यवन में भी आपको अ अंत में आ रहा है तो यहाँ भी अम हो जाएगा, तो दुर यवनम बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ही आपका आगे है मक्षी का नाम अभाव, यानी मक्षियों का अभाव। तो यहाँ पर अभाव के अर्थ में अव्यय होता है निर। ठीक है, और ये अर्थ हो रहा है आपका अभाव के अर्थ में, तो उसको हम कहेंगे निर और मक्षिक। तो निर्मक्षिका, तो निर्मक्षिका। अब यहाँ पर मक्षिका शब्द आया, मक्षिका।
हमने एक आपको नियम बताया था, यदि जब आप समास करते हैं और उसके बाद में आपको ऐसा कोई पद मिलता है जिसके अंत में दीर्घ स्वर है तो उसको आप ह्रस्व कर लेना। तो यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा निर्मक्षी, मक्षिका की जगह मक्षी क बन जाएगा, क बन गया। अब आपको पता है कि इसमें अ आ गया, क्या आ गया, अ आ गया, तो अ आ गया तो अम हो जाएगा, तो बन जाएगा निर्मक्षिकम, बनेगा कि नहीं, तो बन जाएगा निर्मक्षिकम। यहाँ पर बस मक्षी का नाम अभाव यानी मक्खियों का अभाव है, ऐसी एक कमरा है जिसमें एक भी मक्खी नहीं है, उसको हम कहेंगे निर्मक्षिकम। ऐसा स्थान जहाँ पर एक भी आदमी नहीं है उसको कहेंगे निर्जनम। तो ऐसे कैसे बनेगा, जना नाम अभाव निर्जनम। निर्धनम, धना नाम अभाव निर्धनम, जिसके पास धन का अभाव है वो निर्धन हो जाता है, ऐसे बनेगा। अब आगे है हिमस्य अत्यय, हिमस्य अत्यय यानी हिम यानी बर्फ, अत्यय यानी होता है समाप्ति, यानी बर्फ की समाप्ति, ठीक है, ऐसा इसका मतलब है। तो यहाँ पर अति उपसर्ग, अति अव्यय का प्रयोग होता है और समाप्ति के अर्थ में प्रयोग होता है। तो आप अति जोड़ेंगे और आगे हिम जोड़ेंगे, हिम में वही आपको अ मिला तो आपको अम कर देना है, तो बन जाएगा अति हिमम। बना कि नहीं बना, बहुत ही सिंपल है। आगे देखो, आगे है आपका निद्रा संप्रति न युज्यते। क्या है, निद्रा संप्रति न युज्यते यानी अनुचित, निद्रा इस समय नींद अनुचित है, ऐसे अर्थ में है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अति का प्रयोग करेंगे यानी अति अव्यय का प्रयोग करेंगे, अनुचित अर्थ में प्रयोग होता है इसका, यानी निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय नींद लेना ठीक नहीं है, निद्रा संप्रति न युज्यते अनुचित है। तो ऐसी स्थिति में आपको बनेगा, इधर तो अति हो जाएगा और आगे हो जाएगा निद्रा। अब निद्रा में आ है उसको आप पहले ह्रस्व करोगे, ह्रस्व होने के बाद में अ का अम यानी आपका जो विभक्ति है उसको अम हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के अति निद्रम बन जाएगा। ऐसे आगे है हरि शब्द से प्रकाशः, तो यहाँ पर आपका अव्यय होगा इति, हरि शब्द का प्रकाश यानी प्रादुर्भाव, ठीक है, या उत्पत्ति उसकी। अब यहाँ पर शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में आपका इति अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इति हो जाएगा और आगे हरि हो जाएगा। अब हरि जो शब्द है इसके अंत में आपको पता है अ नहीं है, अ होता तो अम कर देते हम, तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, तो इति हरि ऐसा कैसा रहेगा। ऐसे आपका है आगे विष्णु पश्चात। अब पश्चात है आने की विष्णु के पीछे, पश्चात यानी बाद में, तो अनु का प्रयोग होगा और इसका प्रयोग होगा पश्चात के अर्थ में, तो अनु आ जाएगा और इधर विष्णु आ जाएगा, तो अनु विष्णु बन जाएगा। ऐसे आगे है रूपस्य योग्यम, ठीक है, तो रूपस्य योग्यम यानी रूप के योग्य, यानी रूप की योग्यता के अर्थ में है, तो इसमें अनु अव्यय का प्रयोग हो जाएगा और इधर आपका जो अर्थ होगा वो इस अनु का वो होगा योग्यता के अर्थ में, ठीक है, यानी रूप की योग्यता जिसमें है उसको अनुरूप कहते हैं, तो बन जाएगा अनुरूपम। यहाँ पर रूप में अ है अंत में तो अम हो जाएगा, तो अनुरूपम बन जाएगा। अनुरूपम का अर्थ हो जाएगा रूप की योग्यता जिसमें है अनुरूपम। ऐसे आपका आगे है दिनम दिनम प्रति इति प्रतिदिनम, तो यहाँ पर दिनम दिनम प्रति वीप्सा है ये, यानी जिसका कोई शब्द है उसको डबल हो जाता है तो उसको हम वीप्सा कहते हैं। जैसे पल पल तरसते थे उस पल के लिए, पर वो पल आया भी तो कुछ पल के लिए, ठीक है, पल पल प्रतिपल, ऐसे तो वीप्सा होता है, तो वीप्सा के अर्थ में ये प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका प्रति हो जाएगा और दिन हो जाएगा तो प्रतिदिनम बन जाएगा। ऐसे आप उदाहरण बना सकते हैं और भी इसमें आपके अर्थ हैं बहुत सारे। वैसे मुख्य जो हम सूत्र की बात करें तो मुख्य सूत्र में आपके जो अर्थ आपने यहाँ देखे ना, ये अर्थ आपके कुल 16 अर्थ हैं, यानी 16 अर्थों में ये प्रयोग होता है। हालांकि यहाँ पुस्तक में आपको पूरे अर्थ नहीं बताए आपको, जैसे कि एक तो 16 अर्थों में विभक्ति अर्थ होता है, समीप अर्थ होता है, समृद्धि अर्थ होता है, वैरिद्धि अर्थ होता है, अभाव अर्थ होता है, अत्य अर्थ होता है, असंप्रति अर्थ होता है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ होता है, पश्चात अर्थ होता है, यथा एक होता है यथा शब्द, यथा अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद में आनुपूर्व्य अर्थ होता है, इसके बाद में योगपद्य अर्थ होता है, इसके बाद में सादृश्य होता है, इसके बाद में संपत्ति होता है, इसके बाद साकल्य होता है और इसके बाद में 16 नंबर पे अंत वचन अर्थ होता है, पर्यंत। ऐसे करके 16 अर्थों में ये होता है। हालांकि आपको जितना बताया है उतना ही यदि आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सवाल सही हो जाएगा। तो अब इसमें आपको याद करना है विग्रह, इनको आपको पढ़ना है। जैसे हरौ इति अधि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि हरि रूप बनता है। ऐसे कृष्ण से समीपम जो है ये आपका उपकृष्णम बनता है समीप अर्थ में। ऐसे आप इसको याद करेंगे तो आपका निश्चित सवाल जो है वो सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो ये तो था दोस्तों आज हमारा समास का टॉपिक था। अभी हमने समास स्टार्ट किया है इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत रहती है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो में हम चाहते हैं कि इतना ही पर्याप्त रहेगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा तो आपको थोड़ी दिक्कत रहती होगी।
तो आशा करते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे फिर आपसे अगले टॉपिक के साथ में, यानी कि इसी के अंदर, समास के अंदर ही आपका अगला बिंदु रहेगा, जो भी समास रहेगा उसको हम पढ़ेंगे। तो ये कैसा लगा आज का वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में, पढ़ने में, तो हमें ज़रूर उसको कमेंट करके बताना दोस्तों। तो ये तो था आज के लिए आपका टॉपिक। अच्छे से सुनते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको रोज़ की जो भी अपडेट रहेगी वो मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए मिलेंगे फिर आपको नई एक वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।